नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, मतदान के बाद अब हार जीत के कयास लगाए जाने लगे हैं। इसी कड़ी में दैनिक साथी हरियाणा ने बात की सेफोलॉजिस्ट एडवोकेट CH शिवाज से। इस खबर में हम बात करेंगे अहिरवाल के 3 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम की 11 सीट की। अब सीधे लिए चलते हैं एडवोकेट CH शिवाज के पास। उनसे जानेंगे आखिर इस सीट पर क्या समीकरण है और किसके पक्ष में परिणाम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित भाई धन्यवाद। अब बात करते हैं अहिरवाल की 11 सीटों। अपने अहिरवाल में 11 सीट हैं, 3 जिले हैं, रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। सबसे पहले बात करेंगे रेवाड़ी जिले की। रेवाड़ी में पहली सीट की बात करते हैं बावल। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बावल में किस पार्टी को कितने % वोट मिल सकते हैं। और मैं एक बात कह दूं कि ये केवल प्रेडिक्शन है, अनुमान है, आकलन है, एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर रहा हूं। असली परिणाम तो 8 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन हमने अपनी लेवल पर पूरा प्रयास किया है कि आपके दर्शकों को ठीक एग्जिट पोल बताएं। तो बात करते हैं बावल सीट की। बावल सीट पे मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी से डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं और कांग्रेस से डॉक्टर ML रंगा जी चुनाव मैदान में हैं। दोनों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छी फाइट भी है और काफ़ी मेहनत दोनों ने की है। लेकिन मेरा ये अनुमान है कि बावल की सीट जो है उस पर बीजेपी थोड़ी आगे निकल गई। तो मैं बताता हूं कि बीजेपी को और कांग्रेस को कितने % का अनुमान है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बावल सीट से 45 से 46% वोट मिल सकते हैं। मैक्सिमम 47, मैक्सिमम 47%। और बीजेपी जो है उसको मिनिमम 49 से 51 या 50, 49% से 51 या 50 ये वोट % बावल सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का रह सकता है। कांग्रेस 45 से 46, बीजेपी 49 से 51, 50 भी हो सकता है। मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो 48 से नीचे बावल सीट पर नहीं रहेगी और कांग्रेस 47 से ऊपर नहीं जाएगी। ये वो पोजीशन है जब कांग्रेस मैक्सिमम पे जाए और ये वो स्थिति है जब बीजेपी मिनिमम पे आए। मिनिमम में 2% का एज बीजेपी के पक्ष में मुझे दिख रहा है। एज मतलब बढ़त। और 2% जो है उसका एज जब बीजेपी को मिल रहा है तो मेरा अनुमान है कि बावल सीट पर 1,60,000, 1,62,000 के लगभग वोट पोल होंगे। तो उसमें मुझे लगता है कि 2 से 3 से 2-3 से 5 तक का एज बीजेपी के पास है। और इसमें मुझे लगता है कि 5,000 से 10,000 के बीच, 5,000 से 10,000 के बीच बीजेपी बावल से चुनाव निकाल लेगी। अब बात करते हैं बावल के बाद कोसली सीट की। मैंने बताया कि बावल से कांग्रेस 45 से 46%, बीजेपी मिनिमम 48 से 50%, 50 हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं कोसली की। कोसली जो सीट है उस पे कांग्रेस पार्टी से जगदीश यादव जी मैदान में हैं और बीजेपी से अनिल यादव जी मैदान में हैं। बहुत अच्छी टक्कर है, दोनों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा मुकाबला है। लेकिन मुझे यहाँ भी लगता है कि बीजेपी थोड़ी आगे है। और मेरा जो अनुमान है वो ये है कि कोसली के अंदर कांग्रेस को 43 से 45% वोट मिलेगा, 43 to 45। और बीजेपी जो है वो 47 से 49,
47 से 49, यानी कि यहाँ भी 2 से 5% का एज बीजेपी का मुझे दिख रहा है। कांग्रेस 43 से 45, बीजेपी 47 से 49 और अदर्स 5 से 8%। बाउल में भी यही था कि अदर्स जो है वो 4% पे रहेंगे। बाउल सीट पे अदर्स जो है वो 3-4% में ही रहेंगे। कोसली में अदर्स 5 से 8% जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ मनोज कौशलिया भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अदर्स 5 से 8% पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं रेवाड़ी सीट की। रेवाड़ी की जो प्रॉपर जो सीट है उसमें मेरा ये अनुमान है कि कांग्रेस जो है वो 38 से 40%, 38 से 40% वोट कांग्रेस को मुझे लगता है मिल रहा है। यानी कि एवरेज 38 है, वो 2% ज़्यादा हो सकता है, 40 भी चला जाए, और वो 2% नीचे भी आ जाए, 36% भी कांग्रेस का वोट हो सकता है। यहाँ बीजेपी की एवरेज मुझे 33% की लग रही है, 33, वो 2% ज़्यादा हो सकता है, 35 हो सकता है, और 2% कम भी हो सकता है, 31% भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट मुझे यहाँ लगता है कि वो 22 से 25% पे रहने वाला है, यानी कि 23% वोट, 23, वो 2% ऊपर 25% और 2% नीचे 21%। अदर्स जो हैं रेवाड़ी में वो 5 से 8% पे रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और कांग्रेस जो है वो, अगर मान लो बीजेपी 35% मैक्सिमम पे जाती है और कांग्रेस 36% मिनिमम पे रहती है, तब भी कांग्रेस 1% से निकल जाएगी। मुझे ये लगता है कि रेवाड़ी जिले का जो इलेक्शन है वो वही इलेक्शन है जो 2019 में हुआ था। 2019 में भी रेवाड़ी सीट पे कांग्रेस विजयी हुई, यानी कि रेवाड़ी सीट कांग्रेस के खाते में गई, और कौसली और बाउल सीट दोनों की दोनों बीजेपी के उसमें गई। इस बार भी आपको रेवाड़ी जिले में वही देखने को मिलेगा, और प्रॉपर रेवाड़ी सीट पर वैसा ही मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार भी 28% पे कांग्रेस थी, 27% पे बीजेपी थी, और 23% पे रणधीर सिंह कापड़ीवास जी निर्दलीय रहे थे, और केवल 1300 वोट से रेवाड़ी सीट पर हार जीत हो गई थी। मेरा ये अनुमान है कि रेवाड़ी में 3000 से 8000 वोट तक कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। अब हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे पहले बात करते हैं अटेली। अटेली की बहुत हॉट सीट बनी हुई है। मेरे ख्याल से पूरे भारत की नज़र भी अटेली की तरफ हो सकती है, हरियाणा की तो है ही। तो अटेली का मैं बता दूं, सारी कैलकुलेशन करने के बाद मेरा ये निष्कर्ष है कि अटेली में बीजेपी जो है वो 43% एवरेज 43%, वो 2% ज़्यादा हो सकता है, 45 हो सकता है, और 2% नीचे भी हो सकता है, 43 से 41, 41% भी हो सकता है। 40% से नीचे बीजेपी अटेली में नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है। बीजेपी 40% से नीचे अटेली में नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं 2 नंबर पर कौन रहेगा। 2 नंबर पर इनेलो बसपा गठबंधन कैंडिडेट जो ठाकुर अतरलाल जी जो हैं, वो पिछली बार भी 2 नंबर पे थे, इस बार भी वही 2 नंबर पर रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और उनको कितने परसेंट वोट मिल सकते हैं वो मैं बता दूं आपको कि अतरलाल जी को 32% वोट मिल सकते हैं, और वो 37 तक जा सकते हैं। अब आप कहोगे कि 5% का क्यों है, वो मैं बाद में बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी से अनीता यादव जी चुनाव मैदान में हैं, उनको 20 से 25% वोट मिल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी पार्टी जो है वो 40% पे मुझे लग रही है, और बाकी जो ये दोनों जो कैंडिडेट हैं इनको खूब कम ज़्यादा करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट 40% पर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अटेली में बीजेपी की कन्फर्म जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ एक बात चल रही है,
और वो बात क्या है अमित भाई, कि लोग ये देख रहे हैं, मुझे पता है कि बीजेपी या आप कह लो एनटी राव इंद्रजीत खेमा बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ लगा हुआ है और बहुत अच्छा ये चुनाव जो है चल रहा है, और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ लगे हुए हैं। आसपास के सारे जो हैं वो सब वहाँ पे बहुत एक्टिव हैं, और वहाँ एक बात चल रही है और वो हर जगह ही होती है कि आरती राव को हराना है, तो वो ये देखने में है कि आरती राव को इन दोनों कैंडिडेट में से कौन चुनाव हरा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट नीचे जाए और एक कैंडिडेट ऊपर जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आरती के मुकाबले में अतरलाल जी को 32 से 37-38% वोट भी मिल सकते हैं। अगर अतरलाल जी को अगर लोगों ने फाइट में माना तो वो उनको वोट करेंगे और कांग्रेस को नहीं करेंगे, और अगर कांग्रेस को माना तो कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ सकता है, अतरलाल जी का कम हो सकता है। और मुझे ये लगता है कि लोग अतरलाल जी को सेकंड नंबर मान रहे हैं, और मेरा भी यही मानना है कि 2 नंबर पर वही रहेंगे। लेकिन बहुत ज़बरदस्त पोलिंग एक दूसरे के उसमें करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अटेली से चुनाव हार जाएगी। मेरा ये मानना है, मैंने इसमें खूब कम ज़्यादा करके देख लिया है, और मेरा ये मानना है कि अगर जो सेकंड नंबर पे है उसके बाद जो तीसरा जो कैंडिडेट जो भी रहे, उसका अगर चुनाव में वो अगर मान लो जमानत जब्त होती है, तब भी आरती राव चुनाव वहां से जीत जाएंगी। सेकंड नंबर को छोड़ के अगर सारे मिल करके अगर 15% वोट भी ले गए, तब भी आरती राव चुनाव जीत जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर मुझे 5 से 10% का ऐसा नजर आ रहा है, और आरती की जीत 7,000 से 15,000 वोट तक वहां पे अटेली में हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि लोग जो है ना वो मतलब इतना वो कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि अतरलाल जी को जो है ना वो 32% वोट, और कांग्रेस कैंडिडेट अनीता यादव जी जो हैं वो भी 25% 26% से नीचे नहीं रहेंगी, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि अनीता यादव जी और ठाकुर अतरलाल जी, उन दोनों का वोट परसेंट लगभग बराबर सा रहेगा। हो सकता है कि 2-3-4% का फर्क रह जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको दोनों का बराबर रहेगा। और आरती राव जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनका वोट परसेंट 43 से 46 भी हो सकता है, 40 से नीचे मुझे किसी कीमत पर किसी सूरत में नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए अटेली की जो सीट है उसको मैं शुरू से ही कंफर्म सीट मान रहा हूं, और इस पर सारी कैलकुलेशन करके मैंने देख लिए, सारे समीकरण देख लिए। मेरा ये मानना है कि अटेली सीट कंफर्म रूप से बीजेपी जीत रही। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ सीट की। महेंद्रगढ़ सीट में नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल बराबर की टक्कर है, लेकिन मैं इस सीट को कांग्रेस की मान रहा हूं। उसका कारण यह है कि राव दान सिंह जी जो हैं वो बहुत ही चुनाव लड़ने में मैं उनको माहिर कह सकता हूं। वो बहुत अच्छे तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं, और मुझे यहाँ कुछ भी कहने में शंका नहीं है कि मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी में थोड़ा बहुत भीतरघात हो सकता है, जैसे हम लोग कह रहे हैं, और उस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये सीट दान सिंह जी चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन कन्फर्म रूप से मैं नहीं कह सकता कि दान सिंह जी जीत जाएंगे, हो सकता है दान सिंह जी चुनाव हार जाएं। अब बात करते हैं नांगल चौधरी की। नांगल चौधरी जो है वो अभय सिंह यादव जी बीजेपी से हैं और मंजू चौधरी कांग्रेस से हैं। मेन मुकाबला इन दोनों के बीच है। बहुत अच्छा चुनाव दोनों लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा मुकाबला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कितना ही मुकाबला हो फिर भी अभय सिंह यादव जी, मैंने कई बार इस पर कैलकुलेशन की है, मुझे लगता है कि अभय सिंह यादव जी को मिनिमम से मिनिमम 2% का ऐसा रहेगा और वो सीट को निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा पानी वानी का सारा काम किया है, और उनकी पकड़ वहाँ हर बिरादरी में है। और इसलिए मुझे लगता है
कि बीजेपी यहाँ नांगल चौधरी सीट को भी निकालने में कामयाब रहेगी। अब बात करते हैं नारनौल की। नारनौल सीट बीजेपी की कन्फर्म सीट है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई चुनाव परिणाम बदलेगा। नारनौल सीट पर ओपी यादव जी जो हैं उनको 2 एज मिल रहे हैं। 2 कारण हैं। एक तो ये है कि सैनी वोटर वहाँ अच्छी खासी संख्या में हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने भी अच्छा काम किया है और जो सैनी वोटर हैं और नायब सिंह सैनी सीएम हैं वो वहाँ गए भी हैं, और नारनौल सीट वैसे भी बीजेपी की मजबूत सीट है। ये सीट भी बीजेपी निकाल लेगी। अब बात करते हैं पटौदी की। पटौदी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे साथी हैं और मेरी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ भी हैं पटौदी में। हालांकि मैं किसी से फीडबैक नहीं लेता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशन की बात करता हूँ। मैं कभी किसी की कह के, सुन के, जलसा देख के, रैली देख के, रोड शो देख के अपनी प्रेडिक्शन नहीं तैयार करता हूँ। पटौदी की सीट पर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं इसके बारे में बता दूं कि पटौदी सीट पर अच्छा टाइट मुकाबला चल रहा है, बहुत अच्छी फाइट है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस सीट को निकाल लेगी। और मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर इस पटौदी सीट पर मिनिमम 48% पे रहेगी। 48% से नीचे बीजेपी पटौदी विधानसभा में नहीं रहेगी, और कांग्रेस जो है वो मैक्सिमम 45% पे रहेगी। 3% का एज मिनिमम आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की कन्फर्म सीट है। 45 कांग्रेस, 48 बीजेपी। अब बात करते हैं बादशाहपुर की। बादशाहपुर में क्या है कि यहाँ कांग्रेस नंबर 3 पर रहेगी, वर्धन यादव जी नंबर 3 पर रहेंगे, नंबर 1 पर राव नरवीर और नंबर 2 पर कुमुदनी जी रहेंगी। राकेश दौलताबाद की जो धर्मपत्नी है वो रहेंगी। अकेली साउथ हरियाणा की सीट है जहां जाट वोटर जो है वो कुमुदनी को वोट कर रहा है, और बाकी सभी जगह जाट वोटर अधिक संख्या में। वैसे तो हर बिरादरी का वोट सभी को मिलता है, वो कोई बात नहीं है, और मैं जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन जाट वोटर कांग्रेस को अधिक संख्या में लोकसभा में मिला था। और ये जो राकेश दौलताबाद की जो सीट थी, इस पे जो उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे जाट वोटर उनके साथ जा रहा है, कुमुदनी के साथ, इसलिए वर्धन यादव नंबर 3 पर मुझे लगता रहेंगे। अब बात करते हैं गुड़गांव सीट की। गुड़गांव जो सीट है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जिले का नाम तो गुरुग्राम हो गया, लेकिन विधानसभा और लोकसभा जो सीट हैं उनका नाम अभी भी गुड़गांव ही है, गुरुग्राम नहीं हुआ है। तो गुड़गांव की जो सीट है उस पर मैंने कई बार कैलकुलेशन की है, और इसको नेक टू नेक मैं इसलिए मानता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो 1-1.5 मैक्सिमम 2% का एज आ रहा है, और वो भी मिनिमम वाला एज नहीं है, मैक्सिमम वाला एज है। तो जहाँ मिनिमम 2% का जाए तो मैं कह देता हूँ इस पार्टी को जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि नवीन गोयल जी चुनाव निकाल लेंगे। मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो 38-38% पर रह सकती है। गुड़गांव सीट में कांग्रेस 38% पर रह सकती है। वो 2% ज़्यादा हो सकता है, 2% कम भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। बीजेपी जो है वो 33 से 33% पे मुझे दिखती है, 33-35। और ये जो गुड़गांव सीट की बात मैं कर रहा था, तो गुड़गांव सीट में 38 से 40 कांग्रेस, 36 से 40 मान लो आप, 36 दो अगर नीचे जाते 36, और बीजेपी 35, मैक्सिमम 35, नीचे 33%। नवीन गोयल जी मुझे यहाँ लगता है कि वो 23 से 25% वोट लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि नवीन गोयल जी को मैं कह रहा हूँ चुनाव नहीं निकाल पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 30% से ऊपर वो नहीं जा सकते, और 30% जिसको वोट मिलेंगे वो गुड़गांव विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाएगा। ऊपर जाना जरूरी है। तो मुझे अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे हल्का सा अगर एज, लिटिल बिट एज में अगर कहूँ तो मुझे कांग्रेस का लगता है, लेकिन हम इसको कह नहीं सकते क्योंकि 1% का एज है, और 1-1.5-2% का जो एज है उस अगर वो मिनिमम एज हो तो बात है, लेकिन यहाँ चुनाव का कुछ नहीं कह सकता। इतना मैं कह सकता हूँ
कि बीजेपी और कांग्रेस में फाइट होगी। नवीन गोयल जी का मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव निकाल पाएंगे। ये गुड़गांव सीट की बात मैंने की। अब उसके बाद आती है सोहना सीट। ये अपने अहिरवाल की लास्ट और आखिरी सीट है। सोहना की सीट कांग्रेस को जा रही है। इसका कारण है, सोहना में अगर रोहतास खटाना जी के पास टिकट कांग्रेस की नहीं होती तो ये सीट बीजेपी को जाती। रोहतास खटाना जी को लास्ट टाइम में टिकट दी गई और मैं उनको सबसे मजबूत कैंडिडेट मान रहा हूँ, क्योंकि वो 3 बार वहाँ से इलेक्शन हार भी चुके हैं और एक सिंपैथी गेन उनको हो रही है कि 3 बार हार लिए हैं। और दूसरी बात, वो अच्छा चुनाव लड़ना जानते हैं और उनके पास सारा हिसाब किताब चुनाव लड़ने के लिए ठीक है। इसलिए मैं मानता हूँ इसके 2 कारण और हैं। पहला कारण तो यह है कि वहाँ पे मुस्लिम वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं और वहाँ पर एससी वोटर भी अच्छी खासी संख्या में हैं। तीसरा कारण मैं ये मानता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह जो भाजपा प्रत्याशी थे, उनको केवल 6000 की लीड सोहना विधानसभा से मिली थी, जो कि नॉमिनल से लीड थी। और अब विधानसभा का चुनाव है तो इसमें कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा ऊपर जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सोहना सीट भी कांग्रेस को मुझे लगता है कन्फर्म रूप से जा रही है। 6000 की लीड लोकसभा में कोई लीड नहीं थी और रोहतास खटाना जी 3 बार चुनाव हार चुके हैं। इसमें बात एक और है कि 20-22% तो एससी वोटर है और मुझे ध्यान है कि 16-17% शायद, हाँ 16-17% एससी वो मुस्लिम वोटर हैं। जावेद अहमद लड़ रहे हैं चुनाव, वो पहले भी लड़ते रहे हैं, हर बार लड़ते हैं। अगर वो कुछ ज़्यादा वोट मुस्लिम के ले गए तब तो कुछ बात हो सकती है, बीजेपी के लिए कोई हो सकता है। अदरवाइज ये सीट सोहना की सीट कांग्रेस को जाएगी। इसीलिए मैं इस सीट को कांग्रेस की मान रहा हूँ। तो ये मैंने आपको अहिरवाल की 11 सीटों का वोट परसेंट के हिसाब से बताया। बाकी देखते हैं कि 8 तारीख को क्या होता है। और अमित भाई, एक बात मैं कह दूँ आपको, पिछले 10 चुनाव आपसे हमारा बात कर रहे हैं, उसमें लोकसभा चुनाव भी शामिल हैं, उसमें विधानसभा चुनाव भी शामिल है। मेरी प्रेडिक्शन आपने देखी होगी। मेरी प्रेडिक्शन दूर की सीटों पे गलत हो सकती है, हो जाती है। मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी कैलकुलेशन थोड़ा कॉन्फिडेंस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो विधानसभा सीट रही है और मेरी जो लोकसभा सीट रही है 87 से लेकर 2024 तक, आज तक मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई। 87 से लेकर 2024 तक जितने भी लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा है कि मेरी प्रेडिक्शन मेरी सीट पर, जिस लोकसभा में मैं रहा हूँ वो और जिस विधानसभा में रहा हूँ वो प्रेडिक्शन मेरी आज तक गलत नहीं हुई है। खूब कंटेस्टेड इलेक्शन हुए हैं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन आपने देखा हमेशा ठीक रही है। इस बार देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कोई दावा, कोई वो नहीं है। ये चुनाव है और चुनाव में कुछ भी हो सकता है, इसलिए दावा करना तो खैर मूर्खता है। लेकिन मुझे अपनी कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा, और कैलकुलेशन मेरी लगभग ठीक रही है। आपको याद है अपने इस चैनल पे अपना मेरा पहले का लोकसभा का वीडियो है, मैंने कहा था कि कांग्रेस को 45% मैक्सिमम वोट मिलेंगे और बीजेपी को 50% वोट मिलेंगे। आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट में कांग्रेस को क्या मिला? 45%, 45.79%, यानी कि कांग्रेस 40 पे नहीं गई, और बीजेपी को मिला 50.38। ये रिजल्ट रहा, इतना एग्जैक्ट। उससे पहले लोकसभा में आपने देखा तो मैंने कहा था 490 से 5 लाख वोट मिलेंगे, कप्तान साहब को 495 मिले थे। तो इसलिए भैया मैंने पूरी कोशिश की है, हमारा 4-5 महीने से इस पे लगे हुए थे और लगभग रिजल्ट वही है। कुछ टिकट वितरण से इधर हुआ है। हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, जाट वोटर विधानसभा चुनाव में स्प्लिट हुए, यानी उनमें बिखरा हुआ है। एससी वोटर भी विधानसभा में भी स्प्लिट हुए हैं। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। और उससे कुछ कांग्रेस को नुकसान हुआ है। धन्यवाद।